बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम, आप लोगों को खुश आमदीद कहेंगे वीकेंड सवेरा में। मुझे कहते हैं माही शेख। इस यकीन, उम्मीद, दुआ के साथ आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे यकीनन, और बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक बहुत सारे लोग सो रहे होंगे और बहुत सारे जाग चुके होंगे, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है, बच्चों को भी छुट्टी होती है और जो फादर हैं वो भी घर पे, और स्पेशली जो हम कह लेते हैं वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको भी एक छुट्टी होती है, तो आराम से सो के गुजारे होते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिनकी नींद जो है वो थोड़ी ऐसी होती है कि हम सारा दिन, क्योंकि पूरे वीक में 8 बजे जाग रहे हैं, तो हमें सैटरडे संडे को भी 8 बजे जागना है कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक उठेंगे। और मेरे ख्याल में सुबह उठना बहुत अच्छी बात है। अपनी रूटीन को मेंटेन करते हुए उठा करें, बजाय इसके कि आप आराम से सोते रहें। अपने वो मुहावरा आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स कहते होते थे, जो सोता है वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में लूज कर देता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि टाइम से उठा करें, एक्सरसाइज किया करें, नमाज पढ़ें, और फिर आप देखें कि सुबह की जो हवा है वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ना सिर्फ ये मेल्स के लिए कहा है, बल्कि मैंने फीमेल्स के लिए कहा है। बल्कि अभी से आदत डालें अपने बच्चों को कि वो भी आपके साथ वॉक के लिए जाएं। बच्चों के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज रखा करें लाइफ में, ताकि लाइफ जो है वो आपकी बेहतरीन रहे। खैर जी, आज हमने बात करनी है पिंक रिबन पे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो मंथ है वो पिंक रिबन के हवाले से इसको याद किया जाता है, और स्पेशली इस पे बात की जाती है कैंसर के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हमें इस टाइम देख रहे होंगे, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन संडे का दिन हमने इसलिए रखा था कि छुट्टी का दिन होता है और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो एटलीस्ट वो इस पिंक रिबन की अवेयरनेस उन तक पहुंचे और वो जान सकें कि बेसिकली आप किस तरह से कैंसर से बच सकते हैं, क्या चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं, और किस तरह से आप अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। अभी तो आपने देखा है कि अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट आप जब किसी को कॉल कर रहे होते हैं तब भी आपको एक मैसेज मिल रहा होता है, और वो आपके ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से होता है। तो ये वो वक्त है या टाइम पीरियड है कि अब गैजेट्स ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, सोशल मीडिया ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, और हर चीज़ अवेयरनेस कह लें कि इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई कि हम तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी हमें अपना रोल अदा करना है। आप जिस सतह पे, जिस लेवल पे बैठे हैं, अपना रोल अदा करें। जैसे मैं हूँ, मैं अपना एक रोल इसमें अदा कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी किया, उससे लास्ट ईयर भी किया। मैं जब जब किसी भी जगह पे रही, इनफैक्ट मैंने रोज़ टीवी से बहुत दफ़ा इस पिंक रिबन पे बात की। इसी पे बात करने के लिए आज हमने दो मेहमानों को दावत दी है। दोनों डॉक्टर्स हैं, उनसे आप कराते हैं तारुफ। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमैरा नाज अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन, और उसके अलावा सर्जन भी हैं, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने सर्विसेज दे रही हैं। इनके साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर। और असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट। ऑनकोलॉजिस्ट की हम जब बात करते हैं, ऑनकोलॉजी की बात करते हैं, तो ऑनकोलॉजी मीन कि आप कैंसर के हवाले से बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेडीज़ फर्स्ट कर लें। बिल्कुल। आज थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सीरियस और टफ होगा, तो इसलिए हम वैसे तो मॉर्निंग में ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पिंक रिबन का नेम इसको क्यों दिया गया है? बेसिकली पिंक रिबन क्यों है ये? पिंक रिबन स्टार्ट जिसने स्टार्ट किया था, शी वाज हरसेल्फ अ सर्वाइवर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अलेक्जेंड्रा पेनी, उनका मैगजीन था सेल्फ मैगजीन के नाम से, और उन्होंने अपने मैगजीन में इसको ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ज़्यादा कवर किया और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और उसके बाद उन्होंने 1992 की जो टॉप की न्यूयॉर्क की कॉस्मेटिक कंपनीज थी, उनके साथ मिलके ये कैंपेन लॉन्च की कि पिंक रिबन के नाम से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को हाईलाइट किया जाए, फैलाया जाए। आई थिंक पिंक क्यों, पिंक इज अ कलर यूनिवर्सली खवातीन के साथ एसोसिएटेड है। यस, खवातीन के लिए तो कॉल किया यही, जाता है हाँ जी, पिंक। यही रीज़न है बेसिकली। डिफरेंट कैंसर्स हैं जिनके साथ डिफरेंट कलर्स एसोसिएटेड हैं, तो पिंक को ब्रेस्ट के साथ करने का मेन रीज़न यही है कि इट वाज फॉर वुमेन। तो खवातीन के साथ पिंक कलर एसोसिएटेड है, तो जो खवातीन के अंदर ज़्यादा कॉमन कैंसर है उसको पिंक रिबन के हवाले से जो उसकी है वो आगाही फैलाई जा रही आगाही है। मुहिम जो है वो पिंक रिबन के हवाले से स्टार्ट हुई। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर काशिफ, के हम एक आम इंसान को कैसे पता चल सकता है कि कैंसर जो है वो उसमें फॉल कर रहा है, कैंसर का स्टार्ट हो चुका है? ये तो बहुत बाद में जाके पता चलता है। बाद लोगों को हमने देखा है जब उनकी थर्ड या फोर्थ स्टेज होती है, या फिर हम इतने कह लें कि लेजी हैं लाइफ में कि हमारे
बॉडी में कुछ डिफरेंट हो रहा है और हमें पता नहीं चलता, और हम जब बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा होता है तब जाके हम डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए जी, जो बाकी के कैंसर्स हैं उनमें वो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर हैं, तो जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनका पता लगना लेट होता है। लेकिन ये एक ऐसा छाती का जो सरतान है ऐसी से लोकेशन पे है कि जिसमें अगर हम अवेयर हैं, हमें पता है कि अर्ली फीचर्स, शुरू के अलामात क्या हैं, तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अवेयरनेस अर्ली अलामात की, शुरू की अलामात की होना बहुत ज़रूरी है। तो इन शुरू की अलामात में सबसे अहम ये है कि छाती में कोई गिल्टी का महसूस होना, कोई स्वेलिंग का फ़ील होना, बगल में गिल्टी का महसूस होना, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। छाती की जिल्द का अंदर की तरफ खिंचा जाना, निप्पल का अंदर की तरफ चले जाना, निप्पल की स्किन का कलर चेंज होना, ये तमाम फीचर्स हैं जो कि छाती के कैंसर की अलामात हैं। तो इसमें अहम आ जाता है कि ख़वातीन को उनके अपनी छाती के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह गाइडलाइंस बनाई गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जैसे कि हमने बात की थी कि हम स्पेशली इस पे बात करेंगे कि किन चीज़ों से कैंसर होता है बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड सबा नाम है जिनका, उनकी डेथ बहुत अर्ली एज में हुई, 36 37 में, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और उनको ऐसे पता चला कि वो फीड करा रही थी तो उन्हें पेन फील हुआ, उन्होंने जाके डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो अच्छा खासा स्प्रेड हो चुका है। तो इसका मतलब है वो शादी से पहले के ही जो है वो कैंसर हो चुका था उन्हें, और फिर वो एक लंबा ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी ज़िंदगी जो है वो नहीं बच सकी एट एंड। तो हम क्योंकि मुसलमान हैं और हमारा इस पे ईमान है, हम कहते हैं अल्लाह पाक की मर्ज़ी। लेकिन बेसिकली जब हम अपने आप का ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो हम चीज़ों में लेट क्यों होते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि किन चीज़ों से कैंसर कॉज होता है? अच्छा, मैं आपके सवाल में से एक चीज़ पिक करके उस पर वहाँ से बात शुरू करूँगी, इफ़ यू अलाउ। आपने बताया कि आपकी जो फ्रेंड हैं उन्होंने उस वक्त चेक कराया जब उन्हें पेन हो रही थी। तो ये जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लंप, गुठली या रसोली छाती में होना, ये कैंसर की सबसे आम अलामत है। एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर रसोली के अंदर दर्द है तो वो कैंसर नहीं है, या रसोली के अंदर दर्द नहीं है तो वो कैंसर नहीं है। ये दोनों बातें गलत हैं। ओके। ब्रेस्ट कैंसर दर्द के साथ भी हो सकता है और बगैर दर्द के भी हो सकता है। फाइन, मतलब दोनों तरीके हो सकते हैं इसके कैंसर के, ठीक है। तो अगर आपको छाती में कोई भी अलामत महसूस होती है जैसे डॉक्टर काशिफ ने बताई है, तो ये आपका काम नहीं है कि आप सोचें कि ये कैंसर है या नहीं है। हाँ, मतलब आपका काम ये कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, टेस्ट कराएं, और फिर जो भी चीज रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ब्रेस्ट कैंसर होने की क्या वजूहात हैं, इसको हम अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। एक को हम कहते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल, यानी जो हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है, और एक है जो मॉडिफाइबल है, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है, उसमें आ जाता है सबसे पहले कि जी फैमिली हिस्ट्री। ओके। अगर किसी भी खातून की फैमिली में, स्पेशली मदर की साइड पे, नॉट दैट के फादर की साइड इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, मदर की साइड पर अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है बेसिकली, तो आपके पास रिस्क है कि कैंसर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब आप जेनेटिक की बात करते हैं तो हमने तो आज तक यही सुना है कि भाई अब्बा की तरफ से कोई चेन चल रही होगी तो वही होगी, उसमें अम्मा की साइड वाली चेन तो आती ही नहीं है। और हम पाकिस्तान तो इसको कॉल ही नहीं करता कि अम्मा की साइड की भी चेन होती है। नहीं, एज फार एज ब्रेस्ट कैंसर गोज, दोनों साइड इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैटरनल माँ की साइड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ, खाला, नानी, ये लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं ब्रेस्ट कैंसर के जेनेटिक्स कैरी करने में। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहूंगी कि इस टाइप के कैंसर का रेशो कम है। ठीक है, ठीक है, जो जेनेटिक है उसका रेशो कम है एज कम्पेयर टू वो जो इत्तफाकिया तौर पे हो जाता है, जैसे हम स्पोरेडिक कहते हैं। उसका वो 80% जो कैंसर है वो स्पोरेडिक है, जो 20% है वो जेनेटिक है। तो और जो कॉजेस हैं, जो अगेन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसको कहते हैं, उसमें आपके हार्मोन्स, जो बॉडी में फीमेल हार्मोन्स हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके अंदर पीरियड्स का जल्दी शुरू हो जाना, लेट ख़त्म होना, ये वो चीज़ है जो आपको प्रोन करती है ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेट प्रेगनेंसी, स्पेशली अगर आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी बर्थ आफ्टर द एज ऑफ 35 है, तो दैट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ओके।
ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की है। लेकिन इसमें भी देखिए ना डॉक्टर साहिबा, ये भी तो आपके अपने हाथ में नहीं है प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली ठीक है, ये भी वो चीज़ है कि प्रेगनेंसी भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अगर आपके बहुत सारी फीमेल्स अपना ट्रीटमेंट कराती हैं बेचारी, मैंने देखा है, और फिर उसके बावजूद जो है वो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो वो भी तो उनके अपने हाथ में नहीं हो गया। एग्जैक्ट, सो दिस इज आल्सो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, फिर जो खत्म हो जाता है पीरियड्स, उसके बाद जो हार्मोन थेरेपी होती है हड्डियों वगैरह के लिए, दैट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर। तो उसके अंदर आपको हर ट्रीटमेंट के लिए, फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट जो आपने बच्चे के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो दैट इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। तो आपने इन सब चीज़ों को जहन में रख के ट्रीटमेंट लेना है, और उसको भी अपने रिस्क बेनिफिट को वे करना, और ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाना है जिनका रिस्क कम हो। ये सब कुछ आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है, आपने नहीं करना। डिसाइड लेकिन करना। अब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो अब तो जो प्रेगनेंसी नहीं होती जिन लोगों को, उनको तो इस तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में अब तो प्रेगनेंसी ना होने की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब लाइक अगर हम 10% लोगों की बात करें तो उनमें से मेरे ख्याल में 6% ऐसे लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी अब नहीं हो रही। उसकी रीजंस आई डोंट नो क्या है, शायद हमारी डेली रूटीन्स हैं, इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि 6% लोग ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती। और फिर उसमें वही जो वो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, वो सब वो ट्रीटमेंट कैरी करते हैं। और उसके बाद हमने मोस्टली लोगों को सुना है कि ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो IVF करा रहे होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज करा रहे होते हैं, उनमें भी कैंसर की रेशो है, और शायद उनमें ज्यादा है, क्योंकि ये सारा डिपेंडेंट ही हार्मोन्स के ऊपर है ना। ब्रेस्ट कैंसर की सारी गेम है ही हार्मोन्स की। जितना जैसे आपका जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो साइक्लिकल चेंजेस आती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, सेम चेंजेस ब्रेस्ट के अंदर भी होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। हाउ डज प्रेगनेंसी कैसे रिस्क को कम कैसे करिए कि जो साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस हैं ये रुक जाते हैं। ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके अंदर ये साइक्लिकल चेंजेस रुक जाते हैं। और भी थेरीज हैं कि जो ब्रेस्ट सेल्स हैं, दे मॉडिफाई, दे बिकम मोर मैच्योर, दे बिकम मोर रेजिस्टेंट टू डेवलपिंग कैंसर। लेकिन एक आम इंसान के समझने के लिए कि जब पीरियड्स नहीं होते, हार्मोन्स रुके हुए होते हैं, तो ब्रेस्ट के ऊपर भी वो इफेक्ट्स नहीं हो रहे, तो रिस्क कम है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का था, जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी भी कम हो गई है और प्रेगनेंसी के लिए भी ट्रीटमेंट ज़्यादा हो गया, ये सब हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, उसको मैं ब्लेम करूंगी। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है वेस्टर्नाइज्ड। हम जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाता है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसके अंदर भी आपने नहीं डिसाइड करना कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, वो भी आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको कितना लेना है, किसके साथ रिस्क फैक्टर ज्यादा है, किसके साथ कम है। सिमिलरली आपकी जो डाइट है, आपकी जो डेली रूटीन, जो एक्सरसाइज है, ये लैक ऑफ एक्सरसाइज, बीइंग ओवरवेट, स्पेशली जिस जो पोस्ट मीनोपॉजल टाइम है, उसके अंदर अगर आप ओवरवेट हैं और आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। आपकी डाइट के अंदर सैचुरेटेड फैट्स का ज़्यादा होना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कम होना, ये रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और मैं फौरन इसलिए चुप कर गई कि आजकल हमारी जो लाइफ है उसमें ये वाले फैट्स इतने ज़्यादा हैं, स्पेशली जो लोग पास्ते खा रहे होते हैं, मैं उन्हें कह रही होती हूँ बेटा खा लें, और इसके बाद अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो ये फैट आप ये जितना भी फैट है ना, ये सारा आपकी टमी में सेव होगा, और फिर आप एक हैवी टमी लेकर घूमेंगे। स्पेशली पास्ता, लजानिया और बर्गर्स, ये ऐसे वाले फैट्स हैं जो आपने जमा कर लिए। ऐसा ही है, विदाउट एक्सरसाइज नहीं जाएंगे। ये एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस ना वेट से हट के भी है। वेट इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, बट एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग हैं जो जैसे डाइट करके वेट कंट्रोल कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट ऑफ वेट कंट्रोल हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट। ओके डॉक्टर साहब, इसी बात को आगे लेके चलेंगे। जैसे डॉक्टर मेहरा ने बात की, डॉक्टर काशिफ साहब उन्होंने बात की कि हमारी लाइफस्टाइल एंड लाइफ रूटीन जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा है। तो मुझे यही बताइएगा कि लाइफ रूटीन या लाइफ एक्सरसाइज हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए जी, इसमें जो मैडम ने बातें की कि एक ये है कि हमने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, हाँ, वेट बढ़ने नहीं देना, डाइट हमने अच्छी खानी है,
अच्छी खानी में इसमें स्पेसिफिकली जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उसको कहा जाता है मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो हेल्पफुल है। उसमें ऑलिव ऑयल आता है, उसमें फ़िश आती है, तो ये वाली डाइट के बारे में, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कहा जाता है। डाइट का ये रोल हो गया। फिर एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें प्रोटेक्टिव है। इसके अलावा और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल की बुरी चीज़ों, वेस्टर्न लाइफस्टाइल इज़ नॉट बैड, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि वी हैव जस्ट पिक्ड बैड थिंग्स ऑफ द हाँ, वेस्टर्न उनकी लाइफस्टाइल। वॉक तो हमने ली ही नहीं कहीं से। वो हाँ, जितना जितना पैदल चलते हैं, हाँ, उनके पास गाड़ियां हैं, उसके बावजूद वो घरों में खड़ी होती हैं और वो पैदल जाके सफर कर रहे होते हैं। हम तो पिछली गली तक मार्केट में नहीं जाते ब्रेड लेने, हम तो वो भी कहेंगे चल के क्यों जाना है भाई, गाड़ी निकालते हैं उस पे जाते हैं। लिटरली हमारे ये हालात है। जी बिल्कुल। तो ये वाले फैक्टर्स हैं, और फिर उसके बाद इससे आगे चलें तो कुछ लोग, जैसे मैडम ने बताया कि रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो मॉडिफाइबल नहीं हैं, तो उनको भी सोचना है। वो मॉडिफाइबल तो नहीं है, जैसे फैमिली में रन कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन उसके बारे में फिर भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन है, उनको ज़्यादा अवेयर होना ठीक है चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम इसी पे बात करें, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी की कि वॉक एक्सरसाइज, लाइक अगर एक फीमेल है, जैसे हम फोकस करेंगे इस टाइम घर की खवातीन को जो कि जॉब नहीं करती, वो हर टाइम घर पे रहती हैं, मतलब उनकी रूटीन वही है, सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को नाश्ता देना, फिर सबके जाने के बाद घर के सफाइयाँ सुथराइयाँ, फिर उसी तरह से दोपहर का लंच बच्चों के लिए रेडी करना, शाम की चाय बनाना, फिर रात के खाने और एट द एंड सो जाना। तो उनकी इस पूरी रूटीन में कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक नहीं है, ठीक है। तो और जो फीमेल जो वर्किंग लेडी हैं वो भी सुबह 9 to 5 ऑफिस के अंदर बैठी रहेंगी, उसके बाद उठ के घर चली जाएंगी, घर के जो काम है वो करेंगी, तो लाइफ में एक्सरसाइज तो है नहीं ना वॉक है। तो बेसिकली आप मुझे ये बताएं कि कितनी देर की वॉक और एक्सरसाइज आपकी लाइफ में होनी चाहिए जो कि इस ब्रेस्ट कैंसर को कम करे। देखें जी, इसमें वो मिनिमम मिनिमम जो है वो 30 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए, और ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, और आइडियली एवरी डे और एटलीस्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज। ये कम अज कम है जो होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये भी एक्चुअली, ये शायद बात करते वक्त लोगों को लग रहा हो ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिकली देखें कि कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग होंगे। 30 मिनट्स बहुत कम लोग करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग नहीं करते। जैसे मैंने भी कहा कि लोग करते ही नहीं है। तो बेसिकली ये 30 मिनट्स चलना आपको आपकी जिंदगी दे सकता है, बचा सकता है, तो प्लीज इससे बचे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने एक बात आपसे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कही थी कि जब भी किसी में कैंसर कॉज होता है, वो किसी टाइप का भी कैंसर होता है, सबसे पहले तो उसकी फैमिली सर पे खड़ी होती है, हाँ इसको कैंसर हो गया, लो जी अब तो ये खुदा ना खास्ता बेचारा एक्सपायर हो जाएगा। तो अब उसके साथ एक अजीब सा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है घर में, उस बेचारे को या बेचारी को, जहां पे कोई 6 महीने जिंदा रहना है ना, फैमिली ने उस बेचारे को 1 महीने में ही मार देना है। तो बेसिकली ये वाली नॉलेज हम कैसे दे सकते हैं फैमिलीज को कि प्लीज खुदारा ये वो ट्रीटमेंट है जो आप कराएंगे, ये वाला कैंसर ये ठीक हो सकते हैं आप। तो ये वाली अवेयरनेस फैमिली के लिए कितनी जरूरी है? आई थिंक सबके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वही जैसे आपने बोला कि द मोमेंट यू से द वर्ड कैंसर, तो मरीज के अपने दिमाग में, फैमिली के दिमाग में बस यही आता है कि जी आई एम गोइंग टू डाई। ऐसा नहीं है, प्लीज मैं इस बात को रिपीट करूंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब अपने पेशेंट्स को काउंसिल कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा टीबी की मिसाल देती हूँ। देयर वाज अ टाइम जब लोग टीबी से मर जाते थे, लेकिन वो वक्त गुजर गया। अब लोग टीबी बचते हैं। काबिल इलाज है, टीबी के बारे में अब कोई बात भी नहीं करता कि जी किसी को टीबी हो गई है। सेम अब इस वक्त जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, ये वो एरा है जहाँ पे कैंसर उस कैटेगरी में आ गया जहाँ पे ये 100% ट्रीटेबल है। ओके, आई वुड रिपीट 100%, प्रोवाइडेड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्ली डिटेक्शन, जल्दी अर्ली स्टेज पे जब ये पकड़ा जाता है तो फिर इसका लिटरली क्योर पॉसिबल है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो फिर हम क्योर में से निकल के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट और सर्वाइवल इन चीज़ों में आ जाते हैं। तो फिर बॉटम लाइन यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए, ये इस बात को बार बार रिपीट करना चाहिए कि ये ट्रीटेबल है, इट इज़ अ ट्रीटेबल कैंसर। जब जब किसी को कैंसर डायग्नोज होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं, फलाने को कैंसर था वो मर गया, फलाने को कैंसर था वो मर गया,
जैसे हम बात कर रहे थे, आपने अपनी एक्वेंटेंसेस में 2 लोगों का मेंशन किया, वन ऑफ देम डाइड ऑफ कैंसर, द अदर वन सर्वाइव्ड। हाँ ठीक है, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर एक बहुत बड़ी छतरी है, उस छतरी के नीचे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं कैंसर के। तो प्लीज मिक्स मत करें, डोंट मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, डोंट लेबल, जिसके पास भी कैंसर है डोंट लेबल के वो सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक। तो इट्स वेरी वेरी ट्रीटेबल। और अर्ली डिटेक्शन, तो अर्ली डिटेक्शन होगी कैसे, ये भी क्वेश्चन ये है भी ना। एक सवाल है। तो हमें तो पता ही 4th स्टेज में जाके हाँ, चलता है लोगों हमें को। हम कैसे पाकिस्तान में हम इतने कोई लेजी लोग हैं कि हमें 3rd स्टेज पे जाके पता चलता है कि जी कैंसर हो गया है, अब इसका ट्रीटमेंट लेना है। अर्ली डिटेक्शन के लिए ये है कि हर खातून ने 20 साल की उम्र के बाद अपनी छाती का मंथली मुआयना करना है। जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं उन्होंने अपनी छाती का मुआयना करना है। छाती का मुआयना करने की एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो सीख लेना, वो इंटरनेट से भी देखा जा सकता है, दैट इज़ वेरी इजी। मैं उसकी इम्पोर्टेंस की तरफ ज़्यादा आता हूँ। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि व्हाट इज़ नॉर्मल विद दैट। और फिर इसमें ऐड करता चलूँ कि अगर कहीं पे ख़ातून को फ़ील होता है कि इसमें मुझे कुछ शक सा पड़ रहा है कि कोई गिल्टी है या नहीं है, क्योंकि ये पीरियड्स के दौरान छाती जो है तब्दीलियों में जाती है, तो उसमें बीच में लंपीनेस फीलिंग आती है। उसमें ये करना है कि 2 हफ्ते बाद दोबारा मुआयना करना है। ठीक है। अगर कहीं पे शक रहता है तो फिर डॉक्टर से जाके मुआयना करा लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है, ये जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ये हर एक ने करना है। फिर उसके बाद ये है कि रिकमेंडेड यही है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में कि 40 इयर्स की एज के बाद हर खातून ने मेमोग्राम करवाना है। ये स्क्रीनिंग मेमोग्राम है जिस पे डिजीज़ बहुत अर्ली स्टेज पे पिक हो जाती है। फिर उसके बाद हर 2 से 3 साल बाद इस मेमोग्राम को रिपीट करते रहना है। फिर उसके बाद फैमिलीज़ वो हैं जिनकी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ रखना है। इसके अलावा ये सब कुछ तो करना ही है, इसके अलावा देखना ये है कि फैमिली में जिस मेंबर को यंगेस्ट एज पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उससे 5 साल पहले स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है। तो चूंकि हमने जो टेस्ट की बात की वो मेमोग्राम 35 के बाद यूज़फुल होता है, तो इसलिए अगर यंगर एज है, अगर किसी को 30 पे किसी फैमिली मेम्बर को हुआ है, अब कोई और फैमिली मेम्बर है वो कंसर्न है कि मैं भी अपना चेकअप करवा दूं, तो एग्जामिनेशन डॉक्टर से मिलना और फिर उसके बाद आम तौर पे अल्ट्रासाउंड जो है उस पे देखा जा सकता होता है कि कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है। तो ये सब कुछ करना है। फिर उसके साथ ये जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है इन्होंने अपनी डाइट को, वेट को, एक्सरसाइज को, इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। और फिर सब पूरी अवेयरनेस में अर्ली जो अलामात हैं उनका पता होना कि ये रेड साइन है, इसके बाद मैंने डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। और अगर इनकी बेसिस पे हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। तो अर्ली डिटेक्शन से फिर नेक्स्ट इससे सवाल पैदा होता है, अर्ली डिटेक्शन से फ़ायदा क्या होगा। अर्ली डिटेक्शन से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। उनमें पहला ये है कि अर्ली डिटेक्शन से ज़िंदगी बचेगी। अगर स्टेज 1 पे पिक हो जाता है, स्टेज 2 पे पिक हो जाता है, तो सर्वाइवल इज़ वेरी हाई। तो इट कैन बी कंपेयर्ड विद एनी अदर डिजीज़। स्टेज 1 और 2 पे जैसे बाकी डिजीज़ के आउटकम्स हैं, इसके भी वैसे ही आउटकम हैं। इससे आगे चलें कि अर्ली स्टेज पे पिक होने से एक और फ़ायदा ये होता है कि जो ऑपरेशन क्लासिकल होता था ना जिसमें पूरी छाती उतार दी जाती है और निकाल दी जाती है, तो वो वाला ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम कर सकते होते हैं। तो हम छाती में सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं और बाकी की छाती बच जाती है। ये डिसफिगरमेंट से हम बच सकते हैं। और फिर अगर अर्ली स्टेज पे स्टेज 1 पे पिक होता है तो कुछ मरीज़ों में सिर्फ सर्जरी ही काफ़ी होती है, यानी कि आप दाखिल हुए, ऑपरेशन करवाया, दूसरे या तीसरे दिन घर चले गए और फिर उसके बाद एक टैबलेट अगर ज़रूरत है तो लेते रहे 5 से 10 साल के लिए, एंड दैट्स इट। कोई कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे फ़ायदे हैं अर्ली डिटेक्शन के। तो इसलिए हमें अर्ली डिटेक्शन के लिए इन सारे चीज़ों पे अमल करना होगा। मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन, 40 की एज पे मेमोग्राम, वार्निंग साइंस को माइंड में रखना। तो ये है। मतलब ये बहुत आसान तरीका है कि आपको पता चल सकता है स्टेज 1 और 2 में और अपने आप को बचा सकते हैं आप। ये बहुत एक सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हम ये करें तो। यहाँ वक्त होता है जी एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पिंक रिबन के हवाले से बात को आगे लेके चलेंगे। साथ दीजिएगा वीकेंड सवेरा में।
वेलकम बैक वीकेंड सवेरा में खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं 0512331676 पर। अब कोई भी क्वेश्चन है आप पूछना चाहें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। किसी भी टाइप के कैंसर के बारे में पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, इसलिए हम चाहेंगे कि आप उस पर बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है या हुकूमत का क्या इसमें एक किरदार है। जितना हम समझ पाए या देख पाए हैं कि हमारे पास इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है, नूरी हॉस्पिटल। लेकिन हाँ, मुझे इस पे एतराज़ है, जो मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि 2-2 3-3 महीने वहाँ पे टाइम नहीं मिलता आपको। 2-3 महीने के बाद पता नहीं उस बेचारे का कैंसर किस स्टेज पे चला जाता है और फिर जाके आपको टाइम मिल रहा होता है। तो इस हवाले से आप हमें बताएं कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है। देखिए, अभी आप बात करिए रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो पिम्स में भी कीमोथेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके अलावा नूरी में कीमोथेरेपी रेडिएशन दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। काफ़ी ओवर बर्डनड हैं, काफ़ी वर्कलोड ज़्यादा है और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो इसमें यकीनन गुंजाइश है कि मज़ीद हॉस्पिटल्स बनने चाहिए और जैसे जैसे कैपिटल हमारा ग्रो कर रहा है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, इसने इतनी ग्रोथ की है तो उस हिसाब से हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी, तो उनको बढ़ना चाहिए। तो ये एक छाती के कैंसर के अलावा बाकी चीज़ों की सहूलियात के बाकी सेहत की सहूलियात भी जो हैं वो श्रिंक करती जा रही हैं। टाइम थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और क्योंकि आम इंसान जो है वो प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि आप जब प्राइवेट कीमो कराने चाहते हैं इट्स हेल एक्सपेंसिव, और वो इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से कि हर इंसान जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके नहीं करा सकता। तो गवर्नमेंट में नूरी हॉस्पिटल में ठीक है, वो बहुत सस्ती ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट और क्या ऐसी सहूलत दे रही है आपको? देखिए जी, अब डायग्नोस्टिक इसकी तशखीस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बाकी दोनों मेन जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स और पॉलीक्लिनिक, उसमें उनमें अवेलेबल हैं। पिम्स में तो उन्होंने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग यूनिट एक अलहदा से बनाया है जिसमें मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, उसकी बायोप्सी और सारा कुछ हो रहा है। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक में भी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट का नहीं, ये जो मेमोग्राम। सेहत कार्ड एक अनाउंस हुआ था, मैं बेसिकली उस हवाले से पूछना चाह रही थी कि गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज दे रही है। हमने एक बात सुनी कि जी सेहत कार्ड सब लोगों के लिए मुतारिफ कराया गया है, ठीक है, और ये हमारे जो इससे पहले गवर्नमेंट थी, इमरान खान के टेन्योर में ये बात हुई थी। तो क्या वो सेहत कार्ड आपको ये वाली फैसिलिटीज देता है कि आप सेहत कार्ड से अपने ट्रीटमेंट करा सके? जी, नूरी पे काफ़ी अच्छा इसका चल रहा है सिलसिला। एक्चुअली पिम्स और पॉलीक्लिनिक में सेहत कार्ड पे पिम्स में ज़्यादा ट्रीटमेंट चला है। पॉलीक्लिनिक तो पहले से ही फ्री था फॉर ऑल, तो चूंकि इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो वो पहले से ही हम कुछ ले नहीं रहे थे वहाँ पे पेशेंट से, कुछ फाइनेंशियल वो नहीं था, तो इसलिए सेहत कार्ड का कोई इम्पैक्ट आना ही नहीं था क्योंकि पहले से ही पेशेंट नहीं दे रहा, इसलिए बर्डन भी ज़्यादा है। नूरी में कीमोथेरेपी पेशेंट्स को मिलती है थ्रू सेहत कार्ड, मिल रही है, अभी भी चल रही है। इसके अलावा बैतुल माल है, ज़कात फॉर्म है, तो ये सारा अगर कोशिश की जाए और ठीक डायरेक्शन में अवेयरनेस हो तो लोगों को मुश्किलात का सामना होता है जब उनको प्रोसेस का नहीं पता होता, प्रोसीजर का नहीं पता होता कि कैसे बैतुल माल से हेल्प लेनी है, कैसे सेहत कार्ड को यूज़ करना है। तो उसकी अवेयरनेस, अगर अवेयरनेस है, थोड़ी सी मुश्किलात हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है, लेकिन ये पॉसिबल है, लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक मैं जी। अवेयरनेस के ऊपर एक बोलूँगी। देखिए, वर्कलोड ज़्यादा होने की एक वजह ये भी है कि लोग लेट स्टेज में आ रहे हैं। जितना जल्दी डायग्नोज होगा, जल्दी पिक होगा, उतने जो है ट्रीटमेंट बेहतर होगी, उतना वर्कलोड कम होगा। जहाँ पे लेट स्टेज में आने वाले पेशेंट को कीमोथेरेपी एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज पे आपको जाना पड़ता है। वहाँ अर्ली स्टेज पे आने वाला जो है वो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी से ही ठीक हो जाएगा, तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल टू मोर पीपल। ठीक, सही। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए अवेयरनेस के ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि जब हम बात करते हैं मगरब ममालिक की, बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, वहाँ की शरह और पाकिस्तान की शरह में क्या फ़र्क है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक
एशिया के अंदर ज्यादा है एज Okay. कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका या यूरोप। ठीक है। एशिया के अंदर ज्यादा है। और जब हम एशिया की बात करते हैं तो जो साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाला जो बेल्ट है, इसकी जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है। ओके। जो हमारे जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स हैं, दे आर लिटरली मैचिंग वेस्टर्न स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो है वो हम कहते हैं 1 in 8 women, हर 8 में से एक खातून इज एट रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। ओके। इतना ज्यादा कॉमन है हमारे पास। ठीक। लेकिन जो एक फर्क हमने देखा है, जिस पे स्टडीज पब्लिश भी हुई हैं, वो ये है कि एज का फर्क है। जो हम कहते थे जी ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिजीज ऑफ पोस्ट एक मीनोपॉजल। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। जी नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम रिजवान है जी, फैसलाबाद से मैरिज कर रहा हूँ। जी रिजवान बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से हमारा सवाल ये है कि हमारी शादी को ना 1 साल हो गया है, ठीक है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही, तो हम ना वो IUI कराना चाहते थे। क्या ये शरई तौर पर ठीक है, करवा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, असल में हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन वो IVF की बात कर रहे हैं कि क्या 1 ईयर, क्योंकि हमने ये बात पहले की है कि IVF भी इस तरफ आपको लेकर जाता है, तो बेसिकली वो इसलिए जानना चाह रहे होंगे कि क्या हम ये ट्रीटमेंट 1 साल के अंदर IVF का लें और खुदा ना खास्ता आगे कहीं कैंसर तो नहीं कॉज कर जाएगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक 100% ना। हाँ। ऐसा नहीं है, आप जरूर करें, आप ये ट्रीटमेंट जरूर करें। मेरा कहने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि आप ये ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है। ये वो बातें हैं जो आपके डिसाइड करने की नहीं है। जो जो प्रिकॉशंस लेनी है वो आपके डॉक्टर ने लेनी है। कौन सी मेडिसिन सेफ है, कौन सी मेडिसिन सेफ नहीं है, कितना ट्रीटमेंट देना सेफ है, कितना ट्रीटमेंट, देखिए रिस्क बेनिफिट वे किया जाता है हमेशा। इट्स नॉट ऑल और नन लॉ नहीं है, इट इज ऑलवेज अ रिस्क बेनिफिट रेशो, और वो आपके डॉक्टर ने decide लेकिन करना आप है। उसको ये भी बताएं साथ में कि 1 ईयर के अंदर अंदर IVF कराना ठीक है या नहीं है, या बहुत अर्ली है ये। नहीं, आई थिंक वो IUI बोला उन्होंने, हाँ। IVF या IUI, आई थिंक दे मस्ट हैव बीन, वो किसी डॉक्टर के पास गए हैं और IUI, उन्हें अच्छा, किसी हाँ। ने रेकमेंड किया है, तो वो करवाने IUI की बात कर एक्चुअली रहे इसमें हैं। एटलीस्ट 1 ईयर वेट करना, और उससे पहले आप इनफर्टिलिटी लेबल ही नहीं कर सकते। तो एक्चुअली 1 ईयर वेट करने के बाद फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, और एक स्टेप लेडर फैशन में जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, एक खास हद तक वेट किया जाता है, तो उसको फॉलो करें। ब्रेस्ट कैंसर की इसकी वजह से रिस्क बढ़ जाना की वजह से ये रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेगनेंसी होगी तो वो भी प्रोटेक्टिव होगी। ठीक है। तो इन्हें चाहिए कि साल पूरा हो चुका हुआ है, तो जो भी इनकी डॉक्टर, इनको गायनी की डॉक्टर जो मशवरा दे रही हैं उसके मुताबिक चलें। वो यकीनन एक स्टेप लेडर फैशन में एक प्लान्ड तरीके से लेके जा रही होंगी, चूंकि बताया उन्होंने साल पूरा हो गया, तो दैट्स इट। मेरे ख्याल से मतलब इसके बाद प्रोसीड आप करें। IUI या IVF जो भी वो जो भी पूछना है चाह रहे वो, थे, हाँ। जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर कह रहे हैं आप उसको Proceed. करा सकते हैं। करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर कोई और कॉल करके पूछना चाहे 0512331676 हमारा राबिते का नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, आप किसी तरह का भी सवाल करना चाहें कैंसर के हवाले से तो ज़रूर करें। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि 8 में से एक खातून को जो है वो पाकिस्तान में कैंसर ज़्यादा है बनिस्बत मगरब ममालिक के, और इनफैक्ट हमारी अपनी एशियन पट्टी में भी हमें ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है, क्यों है पाकिस्तान में ज़्यादा? एक्चुअली एग्जैक्ट रीज़न तो हमें नहीं पता। उसकी वजह ये है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस, वो हम उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, तो हम एग्जैक्ट रीज़न बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मे बी दिस हैज़ समथिंग टू डू विद रिसेंट चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में जो आई हैं, और जेनेटिक जो मेकअप है वो उसका थोड़ा सा रोल है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, नॉर्थ की तरफ थोड़ा, मुझे लगता है, मैं आई मे बी रॉन्ग, नॉर्थ की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो हमें एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। ठीक, सही। अच्छा ये बताएं, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि नॉर्थ की तरफ भी ज़्यादा है, तो क्या ये सूबे से सूबे में भी वेरी कर रहा है? वही अभी रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरा था, तो उसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक पाई चार्ट में मैंने देखी, वो ये थी कि पंजाब में कम है, बलूचिस्तान और KPK में ज़्यादा है।
ठीक। अब जब हम बात करते हैं कि और वेस्टर्न वो एरियाज भी ऐसे हैं स्पेशली कि जब आप बात करना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है आप अपनी फैमिलीज को बताएं या बात करें। ये वाली अवेयरनेस भी हमें देनी है कि प्लीज बात करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग करते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार या टॉक की बात करते हैं, तो जो पहला स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि जी खवातीन आ जाएं और मर्द हजरात चले जाएं। आई वॉन्ट टू फोकस कि फैमिलीज को इन्वॉल्व करें। इट शुड बी द फैमिलीज जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारे मुल्क का जो एक सोशल सिस्टम है वो ऐसा है कि मोस्टली women are dependent on their male relatives, चाहे वो बेटा है, हस्बैंड है, जो भी है। तो जब तक उनको अवेयरनेस नहीं होगी तो वो अब कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते अपनी फीमेल रिलेटिव्स को। जब वो ये जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस के अलावा ये जो एक है ना चीज़ के बात नहीं करनी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी प्रॉब्लम था बट बताया नहीं। ठीक, हमारे साथ आफिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आफिया, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। आफिया कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। आफिया क्या पूछना चाहती हैं? मैंने पूछना था कि पहले ये ब्रेस्ट कैंसर मेरी अम्मी को भी था ठीक है। जी, अब उनका इंतकाल हो गया है। उसी कैंसर की वजह से उनकी एक साइड उतार दी गई थी। ठीक है। जी, अब मेरी बहन को है ये मसला ना, उसके अंदर छोटी सी गिल्टी है और 2 साल हो गए उस गिल्टी को। इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया अभी 2 साल में? वो किसी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती। ओके। वो कहती है कि झिझकती है कि कहती है कि इस तरह मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। 20 साल की उम्र है उसकी। 20 इयर्स बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ठीक, थैंक यू। प्रोग्राम देखें, हम आगे इस पे बात करते हैं। 20 साल की उम्र बहुत छोटी है। अम्मी की वजह से, जैसे आपने कहा कि जेनेटिक है, लेकिन 20 साल की उम्र में बात नहीं करेगी, डॉक्टर को नहीं दिखाएगी, तो वो तो फिर खुद ही मौत को गले लगाने वाली बात है कि आ जाएं भाई। मोस्ट लाइकली होपफुली इसमें ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। गिल्टी की और रीजंस भी होती हैं, खासतौर पे 20 इयर्स की एज में। तो वी आर होपफुल कि ऐसा मसला नहीं होगा, बट इन एनी केस डॉक्टर के पास जाना तो ज़रूरी है। वैसे ये बात भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर गिल्टी, जैसे आपने शुरू में कहा था कैंसर नहीं होती, तो आप ये मत समझे कि हर गिल्टी कैंसर ही है। तो किस एज, ये 20 ईयर की एज में आपको लग रहा है कि कैंसर नहीं हो सकता? नहीं, मुझे लगता ये है कि होपफुली नहीं होगा, इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाके दिखा के उसका ट्रीटमेंट लेके कुछ ना कुछ तो है ना। मोस्ट लाइकली कैंसर नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है मसला कुछ है और उसका हल भी है। चाहे कैंसर भी हो उसका भी हल है, दोनों का हल है। मसला सिर्फ ये है कि डॉक्टर के पास ना जाना एक मसला है। ठीक। वो एक्चुअली हम उस 20 साल की लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते। वो इट इज़ द सोसाइटी टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस कि वाई। हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि 20 साल की लड़की है, वो अपने साथ लॉयल नहीं है, वो अपने बारे में परेशान नहीं है। वो परेशान होगी, बिल्कुल है, बिल्कुल परेशान है, लेकिन वो डर भी शायद रही, शर्मा रही है, शर्मा रही है, डर रही है। हाँ, तो ये इसमें बेसिकली फैमिली का रोल है कि फैमिली उसको लेकर जाए। हाँ। उसमें बड़ी बहन का रोल है कि वो किस तरह से उसको लेके जाए, भाभी है, बहन है, जो भी है घर में, कि वो उसको लेके जाए। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहा है? जी गुलाम मुश्तबा बात कर रहा हूँ मैं। जी मुश्तबा साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरी मिसेज ने 4 माह पहले करवाया था, ये गिल्टी थी वो रिमूव करवा ली है। फिर उसमें कुछ दिन पानी निकलता रहा, उसके बाद फिर वो मेडिसिन लेती रही है जो कि 3 माह के लिए उन्होंने दी थी। अब वो मेडिसिन ले ली है उन्होंने, अब तकरीबन वो बेहतर है, लेकिन दर्द नहीं जाती, पेन है। ठीक है, कुछ और पूछें? गिल्टी का टेस्ट आपने करवा लिया था, वो क्लियर आ गया? जी हाँ क्लियर है वो। चलें जी, शुक्र है कि गिल्टी का टेस्ट क्लियर आ गया। तो ये एक्चुअली बड़ा स्पेसिफिक सी सिनेरियो है जिसमें थैंक्स गॉड के इनको ब्रेस्ट अवेयरनेस थी और इन्होंने टाइम से डॉक्टर को दिखा दिया, दिखा दिया डॉक्टर को। अब उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी मैनेजेबल है। जनरली पेन किलर्स के साथ मैनेज हो जाता है। फिर ये पेन साइक्लिक किस्म का होता है, इसमें कुछ खास मेडिकेशंस वो देते हैं और इट सेटल्स डाउन। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इससे टेक होम मैसेज बाकी आवाम के लिए ये है कि कोई भी मसला है डॉक्टर के पास जाएं और उसको
मसले का एक जगह मैंने लिखा पड़ा था कि अगर आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, आप पेपर लें, पेन से उस पे प्रॉब्लम लिखें कि प्रॉब्लम है क्या, तो आपका आधा मसला वहीं पे हल हो जाता है। वाओ, खूबसूरत बात है। जिंदगी के मसाइल लिखना शुरू कर दे कि बेसिकली मसला क्या है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनको पेन है ये मेडिसिन से खत्म हो जाएगी। हाँ जी। थोड़ा अर्सा मेडिसिन जो है वो लेकर चलनी है और उसके बाद ये ट्रीटमेंट जो है वो इनका ठीक है और कोई प्रॉब्लम और परेशानी की बात नहीं है, आप इसमें जल्दी से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वो लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है और जल्दी से टाइम निकल जाता है। भी हम बहुत सारी बात करना चाहते थे, लेकिन आखिर में एक मैसेज अगर आप देना चाहें देखने वालों को। ये मैं वहीं से अपना मैसेज शुरू करूंगी। द 20 years old girl जिसकी छाती में रसोरी है, द यंगेस्ट दैट आई हैव सीन विद ब्रेस्ट कैंसर वाज अ 14 years old girl। तो मैं पहला मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि ऑल्दो हम ये कहते हैं कि इस एज में ज्यादा कॉमन है, बट नो एज इज एग्जेम्प्ट, नंबर 1। नंबर 2 कि डॉक्टर के पास आए। जाते हुए कॉलर आ गए हैं, पहले कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइएगा। जी मलक मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ। जी जी, इकबाल साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी वजीरिस्तान से। जी जी प्लीज। आज पहले तो ये रोज टीवी का बहुत शुक्रिया, जिस तरह के कैंसर के प्रोग्राम लोगों को दिखाते हैं। थैंक यू। सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहबा से जी कि आम लोग जो ये टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल लोग जिस तरह कोलेस्ट्रॉल के करवाते हैं या जिस तरह यूरिक एसिड के, यानी कैंसर के लिए भी कोई इस तरह तरीका है कि बंदा अपना टेस्ट करवा ले कि मुझ में ये सिस्टम तो ना। दूसरी बात मेरी ये है, आपके प्रोग्राम के तवासुत से मेरा ये रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहबान को, जो मेडिकल हो या कैंसर वाले या स्किन वाले, कि थोड़ा सा ये जो ये उर्दू में बातें करे। बाद लोगों को समझ नहीं आती, ये तकरीबन तो ये तो फिर भी अच्छे है, ये डॉक्टर साहब तो उर्दू बोलते हैं, लेकिन बाकी जो है ना टोटली इंग्लिश में बात करते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आती है, क्योंकि इस तरह लोग एक आपको पता है। चले हम इसके लिए एक और काम करेंगे कि हम एक और प्रोग्राम कैंसर पे जरूर रख लेंगे ताकि उस पर हम उर्दू में ज़्यादा बात कर सकें। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे ऐसे आम फहम लोग हैं जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती, स्पेशली ऐसे एरिया से जैसे बलूचिस्तान की हमने बात की, नॉर्थ में हम बात कर रहे थे, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है समझना इंग्लिश के वर्ड्स। उनका कहने का ये भी था कि हमने फिर थोड़े कम यूज किए हैं। वो कह रहे थे बाकी डॉक्टर जो हैं वो और ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने फौरन से कवर ले लिया ये बात करके। ठीक हो गया। लेकिन बेसिकली हमारा मकसद अवेयरनेस है। अच्छा, जैसे उन्होंने अभी बात की कि बहुत शुक्रिया कि आप उसको जो है इस पे बात करते हैं, तो एक बात उन्होंने ये भी की, क्या ऐसा हो सकता है कि हम वाकई यूरिक एसिड का टेस्ट कराने जाते हैं, हम बाकी टेस्ट कराने जाते हैं, हम कैंसर के टेस्ट क्यों नहीं कराते? नहीं, कैंसर का टू माय नॉलेज अभी तक कोई ऐसा ब्लड टेस्ट वाला स्क्रीनिंग नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट कराएं। सीबीसी के बारे में कुछ स्टडीज हो रही हैं कि सीबीसी में कुछ चीजें, सीबीसी मतलब जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है, कि उसमें कुछ चीजें ऐसी डिटेक्ट हो सकती हैं जिनसे कैंसर का शुबा जाहिर हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत इनिशियल स्टेज की स्टडीज हैं। तो जो कैंसर है वो ब्लड टेस्ट में तो स्क्रीनिंग नहीं हो सकती। ठीक है। बॉडी के डिफरेंट कैंसर्स के डिफरेंट स्क्रीनिंग के चीज़ें हैं। तो जो ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग का है तरीका, वो डॉक्टर साहब ने बताया था, दैट इज मैमोग्राम। आप वो एक टाइप का एक्सरे है, हाँ स्पेशल किस्म का एक्सरे है, जो कि आप हर पाकिस्तान में जो हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं वो ये हैं कि एवरी वुमन जो 40 साल से ऊपर की है वो हर तीसरे साल एक दफ़ा मैमोग्राम कराएं। ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव भी है, ये थोड़ा इसके अंदर डिस्कम्फर्ट भी है। तो दूसरा जो तरीका डॉक्टर साहब ने बताया था वो था कि ये तो बहुत आसान है ना कि ख़वातीन अपना मुआयना हर महीने खुद करें। पहले फेमिलियराइज करें, पहले अपने आप को जानें कि उनके लिए नॉर्मल क्या है, और उस नॉर्मल में कोई भी तब्दीली आती है तो वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। सबसे ज़्यादा आसान जो इसको पहचानने का, पता करने का तरीका है वो यही है कि हर महीने 5 मिनट आपके अपने लिए। ओके, 5 मिनट अपने लिए और ले लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि 5 मिनट अपनी ज़ात को भी दीजिए। आखिर में एक मैसेज डॉक्टर। मैसेज यही है कि जी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ख़वातीन का मसला होने के साथ साथ एक फैमिली का प्रॉब्लम है। सो इट्स बियॉन्ड, ये ख़वातीन से आगे बढ़ के एक बात है, क्योंकि जब एक खातून की ट्रीटमेंट चल रही होती है तो 2-3 बच्चे होते हैं,
जिन्होंने स्कूल आना जाना भी होता है, हस्बैंड ने उसको भी लेके जाना है, तो हमें इसको ख़वातीन स्पेसिफिक की बजाय हर एक को अवेयरनेस में लाना है और सबका रोल है, हर एक ने रोल प्ले करना है, तमाम फैमिली मेम्बर्स ने। और फिर इसके अलावा ये है कि ये डॉक्टरों से बियॉन्ड की बात है, हमसे आगे की बात है। इसकी अवेयरनेस की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो हर एक ने रोल प्ले करना है, उलमा इकराम ने अपना रोल प्ले करना है इसके बारे में। अवेयरनेस में अगर वो शामिल होते हैं तो इसकी अवेयरनेस और बढ़ जाएगी। और फिर एक ये है कि जो फैमिली की सबसे बड़ी खातून है उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिसको अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो उसके साथ खड़ी हो। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज हमारा मकसद आपको अवेयरनेस पहुंचाना था कि ब्रेस्ट कैंसर अगर खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में फॉल कर रहा है तो आप किस तरह से उससे बच सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसा है और क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किस स्टेज पे जाके आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ज़िंदगी से प्यार करें खुदारा, और अपनी ज़िंदगी में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 मिनट निकालें अपने लिए। मैं तो कहती हूँ डेली रूटीन में 5 मिनट के अलावा वो 30 मिनट्स भी निकालिए जिससे में आपने वॉक करनी है, अपनी रूटीन को बेहतर करना है ताकि आप अपने आप को बचा सकें। मुझे दें इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।